हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग एस्टेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एस्टेट के लिए। तो उसी में लेवल 3 का पीजीटी का 2024 का जो पेपर है वो आज हम हल करेंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये पीडीएफ है और पीडीएफ भी हमारा एग्जाम का ही है, तो डायरेक्ट मैं इसी से करा रही हूँ। ठीक है। तो हम लोग इसको एक अच्छे से करेंगे तो रिवीजन हमारा एक अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो एस्टेट का पीजीटी या टीजीटी का जो एग्जाम पेपर होता है ना, वो कैसा आता है ना। तो इसीलिए आज हम एस्टेट में पीजीटी का लेवल 3 का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये जो पेपर होता है, हमें पता है कि ये 91 से स्टार्ट होता है, अपना होम साइंस वाला। बाकी जो सेक्शन रहते हैं अलग रहते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट रहा, हिंदी रहा, मैथ रहा, हरियाणा जीके रहा। ये सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। ठीक है। तो जो 60 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो हमारे सिर्फ होम साइंस के रहते हैं इसमें स्टेट में। तो हम 91 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 91 क्वेश्चन है, इसे देखिए आप, होम साइंस लिखा है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आतिथ्य प्रबंधन का मुख्य केंद्र है, मतलब द प्राइमरी फोकस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज ग्राहक संतुष्टि तथा अनुभव, विपणन मार्केटिंग तथा व्यापक प्रचार, मानव संसाधन प्रबंधन, या फिर आर्थिक विकास। और तो हमारा मतलब इसमें पूछ रहा है प्राइमरी फंक्शंस, तो प्राइमरी जो फोकस रहेगा, हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट होगा उसमें सबसे पहला मैनेजमेंट क्या रहता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक संतुष्टि तथा अनुभव। ठीक है, पहला आंसर हमारा हो जाएगा। सेकंड आता है, उस वस्त्र का नाम बताइए जो जो कि एक कीड़े के कोकून से प्राप्त रेशे से निर्मित होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो कोकून रहता है वो हमें सिल्क यानी कि रेशम से मिलता है। तो जो सिल्क की जो हमें मिलता है, अच्छा वाला जो सिल्क रहता है, यानी कि इसमें कटा फटा जो सिल्क होता है वो नहीं मिलेगा। तो वो कोकून की स्टेज में ही मिलता है। ठीक है। तो इसकी जो स्टेज रहती है वो ऐसे रहती है ना, एग, एग के बाद रहता है हमारा लार्वा, लार्वा के बाद रहता है हमारा कोकून, और कोकून के बाद रहता है हमारा मोथ। तो जो हमारी इसकी सिल्क को प्राप्त, जो हमें मतलब कि फिलामेंट वाला जो सिल्क मिलता है वो मिलता है हमें कोकून की अवस्था में। और अगर जब मोथ की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये इसमें हमें कटा फटा सिल्क मिलता है। ठीक है। तो हमारा आंसर रह गया रेशम। 93, निगमित संचार का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है। अब निगमित संचार को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है उसका प्रारंभिक लक्ष्य यानी कि प्राइमरी गोल के बारे में पूछा है। तो व्यापारिक संगठन की छवि बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, धन जुटाना, या फिर नए उत्पाद का विकास करना। तो हमारा जो प्रारंभिक लक्ष्य रहेगा वो रहेगा हमारा इनहेंस, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ाना। सबसे पहले इनहेंस द कंपनी इमेज, इनहेंस व्यापारिक संगठन की छवि बढ़ाना। 94, विकास पत्रकारिता का प्रारंभिक केंद्र क्या है। तो जो विकास होता है ना, यानी कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, उसका प्राइमरी फोकस सरकारी नीतियों को प्रोत्साहित करना, प्रसिद्ध व्यक्ति की खबरें तथा मनोरंजन खबरों को कवर करना, आर्थिक विकास और लाभ को उजागर करना, या फिर उन मुद्दों की रिपोर्टिंग करना जो समाज के विकास में बाधक है तथा उनका समाधान भी प्रेक्षित करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा उन मुद्दों की रिपोर्टिंग करना जो समाज के विकास में बाधक है तथा उनका समाधान भी प्रेक्षित करना। ये हमारे डेवलपमेंट जर्नलिज्म का काम होता है, यानी कि प्राइमरी गोल रहता है। फिर आता है, रक्त का जो धब्बा होता है ना, ब्लड का स्टेन, रक्त का धब्बा छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से डैश की सिफारिश नहीं की जाती। किसकी सिफारिश नहीं की जाती? ठंडा पानी, गर्म पानी, नमकीन पानी, अमोनिया। तो जो ब्लड होता है उसका हमारा पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है ना। तो इसमें जो हमारा पूछा है, इसकी सिफारिश नहीं की जाती। तो ठंडे पानी से ब्लड को धोया जाता है, नमकीन पानी से धोया जाता है, अमोनिया से भी धोया जाता है। तो जो नहीं की जाती वो हमारी गर्म पानी की सिफारिश नहीं की जाती। ठीक है। फिर आता है 96,
गृह प्रबंधन में पारिवारिक संसाधनों का उत्तम उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि परिवार अमीर हो जाता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा मूल्य प्राप्त होते हैं, बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर परिवार का अपना खुद का मकान होता है। तो यानी कि क्या पूछा है इसमें, होम मैनेजमेंट पारिवारिक साधनों का उत्तम उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि क्या होता है कि पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य रहते हैं, मूल्य रहते हैं, वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड होते हैं ना। मास मीडिया के लिए जिस टर्म का उपयोग किया होता है वो क्या है? तो मास मीडिया के लिए एक टर्म का उपयोग होता है जिसका नाम रहता है छाता यानी कि अम्ब्रेला। फिर है हमारा 98, समय का सही तरह से प्रबंधन कैसे करेंगे? जब कार्य करना चाहे कर डालो, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्य करें ताकि मन स्पष्ट रहे। तत्कालिकता का तथा महत्व के अनुसार कार्य को सूचीबद्ध करें और बहु कार्य जिससे समय बचे। तो इसमें क्या पूछा है, कार्य का सही तरीके से प्रबंधन कैसे करेंगे? तो हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सूचीबद्ध यानी कि बताते हैं कि कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है, कौन सा हमें बाद में अपनी आवश्यकता के अनुसार उस काम को करते हैं। फिर आता है 99, वस्त्र के धुलाई के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। मतलब इसमें पूछा है सबसे पहले कपड़े कैसे धोने चाहिए। तो कपड़े से पानी को खंगालना, कपड़े को सुखाना या रंग तथा कपड़े के अनुसार कपड़े छांटना, पानी में डिटर्जेंट डालना तथा उसमें कपड़े भिगोना। तो सबसे पहले हम कपड़ों को छांटेंगे कि कौन से कपड़े कैसे हैं, यानी कि डार्क कलर लाइट शेड अलग रखेंगे। इसमें से डार्क कलर में ऐसा भी होता है ना, कभी कोई कलर छोड़ने वाला होता है, तो इसमें हमारा पहला जाएगा सी। इनमें हमारा कहाँ जा रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है हमारा, पानी में डिटर्जेंट डालना तथा उसमें कपड़े भिगोना। ठीक है, डी। पानी से कपड़ों को खंगालना, ए। और फिर कपड़े सुखाना लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अब आता है 100, महिला उद्यमी यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए डैश का प्रमुख प्रेरक है। क्या होगा, कम जोखिम लेने की प्रवृत्ति, अपने खुद के मालिक होने का अवसर या फिर पारंपरिक व्यवसाय को अपनाने की चेष्टा या फिर रोजगार की सुरक्षा की चेष्टा। तो इसमें महिला उद्यमी के लिए पूछ रहे हैं। तो जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए एक मोटिवेशन की क्या होती है कि हम अपनी एंटरप्रेन्योर या फिर हम अपने काम के लिए हम अपना खुद के मालिक हैं, किसी और के, हमारा कोई और मालिक नहीं है। तो वो महिला अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा, यानी कि उसको खुद अपना एक एहसास होगा कि वो खुद एक मालिक है। ठीक है, फिर आता है हमारा 101, कांथा कार्य की कढ़ाई भारत के डैश राज्य की प्रसिद्ध है। तो कांथा हमारी कहाँ की है, बंगाल की है। ठीक है, हमारा ये, और पंजाब की कौन सी है, फुलकारी, कश्मीर की कशीदाकारी। 102, कौन सा मानव संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय और एक अमानवीय। तो मानवीय जो रहते हैं, जो हमारे अंदर निहित रहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, और अमानवीय जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि कुर्सी मेज टेबल जो भी है वो सब हमारे अमानवीय आएंगे। तो मानवीय में कौन से जो हमारे अंदर निहित रहते हैं, कौशल तथा शौक। बाकी के जो है ये सारे अमानवीय हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा 103, डैश आपातकालीन प्रबंधन का प्रारंभिक उद्देश्य है। तो प्रबंधन का प्रारंभिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, यानी कि प्राइमरी गोल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी का आपदा वसूली को बढ़ाना, जीवन संपत्ति तथा वातावरण का संरक्षण, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना या फिर दुर्घटनाओं को रोकना। तो जो हमारा प्रबंधन का प्रारंभिक उद्देश्य है वो है जीवन संपत्ति तथा वातावरण का संरक्षण। अब आया 104 क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सूचित किए जाने का अधिकार से क्या तात्पर्य? सूचित यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके प्राइमरी 4 होते हैं ना, तो 4 प्राइमरी थे, 4 हमने इसके गौड़ नियम के हिसाब से पढ़े थे। तो कौन क्या है इसमें, राइट टू बी इंफॉर्मेशन क्या है, नकद तथा उधार में भुगतान का अधिकार, माल पर छूट के लिए कहने का अधिकार, या फिर घर पर मुफ्त सामान की डिलीवरी का अधिकार, या फिर वस्तुओं और सेवाओं की सच्ची व सटीक जानकारी का अधिकार। तो हमारा सूचित किए जाने से ये तात्पर्य होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की सच्ची व सटीक जानकारी का अधिकार होता है ना। हमारे 4 प्राइमरी गोल होते हैं उपभोक्ता संरक्षण में, क्या कौन कौन से होते हैं, चयन का नियम, सूचना का नियम, सुरक्षा का नियम, ठीक है, और एक सुनवाई का नियम।
सुनवाई का अधिकार जो होता है, ये सारे अधिकार होते हैं हमारे जो प्राइमरी होते हैं। ठीक है, फिर आता है 105, कौन सी सबसे अच्छी खुदरा रणनीति है जो मूल्य जागरूक उपभोक्ता को लक्षित करती है। मूल्य जागरूक उपभोक्ता मीन्स होता है टारगेटिंग प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर। ठीक है, जिसको हमें कंज्यूमर को हमें क्या देना है, लग्जरी ब्रांड पोजीशनिंग, कीमत में छूट, या फिर सीमित संस्करण संग्रह, दर्जी द्वारा कपड़े का कस्टम निर्माण। तो जो कीमत में छूट रहती है वो हमारा मूल्य जागरूक उपभोक्ता को लक्षित करती है। 106, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों की यह विशेषता है, कौन सी है। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो रहते हैं वो जैव जैव अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मुड़ते सिकुड़ते नहीं है, पानी अवशोषित करते हैं या अम्ल से नष्ट नहीं होते। तो वो अम्ल से भी नष्ट हो जाते हैं और पानी भी अवशोषित नहीं करते हैं। तो इसका हमारा ये जो रहेगा, जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं, आंसर रहेगा हमारा मुड़ते सिकुड़ते नहीं है। ई चौपाल जिसकी स्थापना जून 2000 में हुई, उसका किसानों के लिए एक विशिष्ट महत्व है। तो जो ई चौपाल है उसकी स्थापना कब हुई है, जून 2000 में। उसका क्या महत्व है, किसान कियोस्क का उपयोग करके कृषि उत्पादों में वर्तमान बाजार भाव जांचते हैं, या फिर किसान कियोस्क का उपयोग करके अपनी धार्मिक यात्राओं की योजना बनाते हैं, या फिर चुनाव समय राजनीतिक मामलों पर चर्चा करते हैं, या फिर किसान कियोस्क का उपयोग करके मनोरंजन के लिए फिल्में या धारावाहिक देखने के लिए करते हैं। तो ई चौपाल का मतलब है किसान कियोस्क का उपयोग करके कृषि उत्पादों में ये वर्तमान बाजार भाव जांचते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जितने भी हैं तीनों, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और टेरीन, ये हमारे संश्लेषित रेशे हैं। सूती एक हमारा प्राकृतिक रेशा है। वस्त्रों का एक प्रारंभिक कार्य है, क्या है हमारा प्राइमरी फंक्शन, वातावरणीय कारकों से शरीर का बचाव, किसी व्यक्ति के आकृति को पोर्ट्रेट करना, पाचन क्रिया को सुधारना और सामाजिक स्तर को सुधार दिखाना। तो जो वस्त्रों का सबसे पहला जो कार्य होता है वातावरणीय कारकों से शरीर को बचाना। जो हमने वस्त्रों का निर्माण हुआ था तो वो किस, उसके 4 सिद्धांत थे ना, मोडेस्टी, इमोडेस्टी, प्रोटेक्टिव, है ना। तो इसमें क्या रहा था, इस हमारा सबसे पहला क्या है कि प्रारंभिक कार्य पूछा है, तो वो हमारा शरीर वातावरणीय कारक जो रहते हैं उनसे शरीर का बचाव करना। ठीक है, 110, निम्नलिखित ऊर्जा के संसाधनों में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, पूछा है इसमें ऊर्जा के संसाधनों में से कौन सा गैर नवीन यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, तो सौर, वायु, कोयला या फिर हमारा जल। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो है हमारा कोयला। 111, निम्नलिखित में से कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण क्या रहता है, कार्य को सरल बनाना, यानी कि जटिल उपकरणों का उपयोग करके कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाना, दूसरों को कार्य सौंपना, या फिर आवश्यक चरणों को दरकिनार कर शॉर्टकट अपनाना। तो जो प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कार्य रहता है सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाना। ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है। तो क्या पूछ रहा है, फाइबर इनटू यार्न। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा किसका निर्माण होता है, फाइबर का निर्माण होता है। ठीक है, फाइबर से क्या बनता है, यार्न से बनता है। यार्न से क्या बनता है, क्लॉथ बनता है। और क्लॉथ से क्या बनता है, हमारा गारमेंट यानी कि पहनने योग्य कपड़ा बनता है। तो इसमें पूछा है फाइबर से यार्न, और जो फाइबर से यार्न बनता है ये किसके थ्रू बनता है, हमारा स्पिनिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, और यार्न से जो क्लॉथ बनता है वो किसके थ्रू बनता है, हमारा वीविंग के द्वारा बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कटाई। आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या दर्शाते हैं। तो एबीसी क्या दर्शाते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये कहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो ये रहा हमारा फोर्थ पे, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन हमारा एबीसी दर्शाते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान में टिकाऊ या फिर स्थायी जीवन शैली के चलन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, समय बचाने के लिए अधिक से अधिक डिब्बाबंद भोजन का प्रयोग, वातावरण पर पड़ते प्रभाव को नजरअंदाज करना और डिस्पोजल का प्रयोग, ये भी गलत है। आरामदायी जीवन के लिए संसाधनों का अति उपयोग, ये भी अति उपयोग भी नहीं करना चाहिए।
पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, जैसे कचरा कम करना तथा शक्ति संचय करना। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है इन सारे ऑप्शनों में। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, जैसे कचरा कम करना तथा शक्ति का चयन करना। फिर आता है हमारा 115, फाइबर ऑप्टिक केबल तंतु प्रकाश केबल डेटा को प्रसारित करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किसका करेंगे प्रकाश के लिए? प्रकाश पल्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा 116, थकान एक शारीरिक स्थिति है जो हमारी वर्तमान कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थकान वह स्थिति है जिसमें कार्य की उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो क्या रहता है, जो थकान होती है वो हमारी कौन सा एसिड होता है जब थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड, है ना। तो इसमें क्या बोला है, थकान एक शारीरिक स्थिति है, ये ठीक बात है, जो हमारी वर्तमान कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है, ये भी ठीक है। ये ठीक है हमारा ए। मनोवैज्ञानिक थकान वह स्थिति है जिससे कार्य करने की उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो हमारी जो थकान से संबंधित है, ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि जो अगर हमें मनोवैज्ञानिक थकान भी होती है तो भी हमारा काम करने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है, और एक हमारी थकान जो है वो शारीरिक हमारी स्थिति है। तो हमारा कथन एक व दो दोनों एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। ठीक है, दो तरफा संचार माध्यम के उदाहरण को पहचानिए। आइडेंटिफाई एंड एग्जाम्पल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कौन सा रहता है? टेलीविजन, टेलीफोन, अखबार या फिर रेडियो। तो जो टेलीफोन रहता है वो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? मानव विकास, आंतरिक सज्जा, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान या प्रसार शिक्षा। तो जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान रहता है ये हमारा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। वस्त्र की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों को हाथ से धोना चाहिए बजाय मशीन के? तो जो हाथ से धोने वाले वस्त्र होते हैं वो रहते हैं हमारे रेशमी व ऊनी वस्त्र। ठीक है, इनको हमें हाथ से धोना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति के वस्त्रों के लिए डैश सबसे उपयुक्त है। कैसे रहेंगे? जो ओल्ड एज वाले लोग रहते हैं, पीछे बटन वाले, पहनने में थोड़े ढीले, सांस लेने योग्य या फिर हल्के, भारी तथा हल्के गहरे रंग के, आधुनिक फैशन के वस्त्र। तो जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको कपड़े चाहिए पहनने में थोड़े ढीले, सांस लेने योग्य तथा हल्के। वृद्धि के लिए कथन सत्य है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर परिपक्वता या फिर प्रगतिशील। तो जो वृद्धि रहती है वो हमारी क्वांटिटेटिव रहती है। 122, वयस्क व्यक्तियों में पाया जाने वाला रिकेट्स कहलाता है, यानी कि किसमें पूछ रहा है? एडल्ट पर्सन में। रिकेट्स तीन टाइप से पढ़ा होता है ना हमने, एक पढ़ा होता है हमें चाइल्ड, और एक पढ़ा होता है हमने ऑस्टियोपोरोसिस, और एक पढ़ा होता है हमने ऑस्टियोमलेशिया। तो जो हमारा ऑस्टियोमलेशिया रहता है वो हमारा इसमें वयस्कों में पाया जाता है। और बात करते हैं जब हम रिकेट्स की, तो वो जो रहता है बच्चों में। ठीक है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन रहती है वो बच्चों, ये बूढ़ों में होती है। इसमें क्या होते हैं, पोर्स में हड्डियों में छेद होने लग जाते हैं। ठीक है, और ये गोइटर जो गंडमाला जिसे हिंदी में बोला हुआ है, ये तो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 123, भारतीय परिवेश में भोज्य योजना के लिए आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भोज्य समूह की सिफारिश की है। कितनी सिफारिश की है? तो ये की है हमारे 5 समूह की। ज्यादातर बच्चे कब स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देते हैं? तो 1 साल का बच्चा स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देता है, यानी कि 12 से 15 माह में। तो पोषण क्या रहता है? माल न्यूट्रिशन पूछ रहा है। तो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, ये हमारा माल न्यूट्रिशन रहता है, यानी कि ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा मैचिंग दिया हुआ है। तो इसमें किसको मिलाना है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कब्ज या फिर शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद। तो जो उच्च रक्तचाप रहता है वो किसमें क्या दिया जाता है? उसमें निम्न सोडियम का आहार दिया जाता है, यानी कि ए का हमारा क्या हो गया? बी। और मधुमेह क्या दिया जाता है? मधुमेह में यानी कि डायबिटिक में उच्च रेशा खाद्य पदार्थ या फिर हमारा निम्न कार्ब तथा शक्कर उच्च रेशा। तो ये जो हमारा निम्न कार्ब तथा शक्कर उच्च रेशा आहार, ये हमारा इसमें दिया जाता है, यानी कि दूसरे का हो गया हमारा चौथा। बी डी किसी में मिल रहा है? दूसरे का चौथा इसमें मिल रहा है। और फिर सी का क्या है? कब्ज उच्च रेशा खाद्य पदार्थ। तो जो कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन वाले उस पेशेंट को क्या दिया जाता है?
हाई फाइबर फूड दिए जाते हैं। तो यानी कि तीसरे का हमारा हो गया पहला। और शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? उच्च प्रोटीन आहार हमारा देना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर नंबर सेकंड हो गया। 127, वह पौष्टिक पदार्थ जो खाया जाए, पिया जाए अथवा शरीर में ग्रहण किया जाए जिससे जीवन बने, शक्ति मिले, वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोषण, प्रोटीन, विटामिन या फिर खाना? तो उसे हम खाना कहते हैं। अब आता है 128, वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना वृद्धावस्था पर में दिए गए सुझावों में से एक क्या है? क्या नहीं है? स्वास्थ्य तथा पोषण, सामाजिक सहयोग, वृद्धाश्रम या फिर आर्थिक सहयोग? तो जो वृद्धाश्रम है वो कोई सुझाव नहीं है। 129, ये स्टेटमेंट है, शिशु के लिए माता का दूध उपयुक्त नहीं होगा यदि माता क्षय रोग से ग्रसित हो। सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर माता किसी रोग से ग्रसित है तो उसको हमें शिशु को नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त स्थिति में शिशु को भैंस का दूध दिया जा सकता है क्योंकि ये सबसे उचित है। लेकिन ऐसी अगर स्थिति बनती है तो उपरोक्त स्थिति में भैंस का दूध नहीं दिया जाता, गाय का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, ठीक है। तो कथन एक सही है या और कथन दो गलत है। 130, निम्नलिखित में से खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, उपस्थिति में सुधार, भंडारण की अवधि बढ़ाना या फिर स्वाद बढ़ाना या फिर खर्चा कम करना। तो जो हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं इसलिए करते हैं ताकि जो भंडारण की अवधि रहती है उसको इम्प्रूव बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब पूछ रहा है बैलेंस डाइट क्या होता है, यानी कि संतुलित आहार। आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो उपलब्ध हो। आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व कम मात्रा में हो। या फिर आहार जिसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ठीक है। फिर आता है 132, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत डैश सम्मिलित नहीं है। एकीकृत यानी कि आईसीडीएस। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो तो है, धात्री माता, गर्भवती स्त्री, ये तीनों समूह जो है ये हमारे आईसीडीएस में आते हैं, ठीक है। और जो वृद्ध आते हैं ये इसमें नहीं आते। तो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, ठीक है। अब आते हैं 133 पे, आहार विशेषज्ञ की ये जिम्मेदारी है कि वह रोगी के स्तर के अनुरूप ही पोषण देखभाल योजना बनाए तथा उसे क्रियान्वित करे। सही, बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमारी डाइटिशियन होती है वो रोगी के अकॉर्डिंग ही उनकी डाइट को बना के देती हैं। फिर है, आहार विशेषज्ञ की ये जिम्मेदारी है कि रोगी के पोषण स्तर की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि उन्हें उचित पोषण देखभाल मिले। तो ये क्या कह रहा है कि जांच भी वही कर रही हैं तथा सुनिश्चित करें कि उन्हें उचित। अब सुनिश्चित तो ठीक है लेकिन जांच थोड़ी वो करेंगे, जांच तो उनके पास एक रिपोर्ट आएगी ना। तो ये जो हमारा कथन सेकंड है वो गलत है। तो पहला जो है, नहीं इसमें क्या है, सॉरी, आहार विशेषज्ञ की ये जिम्मेदारी है कि वह रोगी की पोषण स्तर की जांच करे तथा सुनिश्चित करे कि उन्हें उचित पोषण मिले। ये कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। और आहार विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है कि रोगी के आर्थिक स्तर के अनुरूप ही पोषण की देखभाल बनाए तथा उसे क्रियान्वित करे, योजना बनाए और उसे क्रिया। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है, ठीक है। लेकिन जो आयोग ने अगर इसका आंसर माना है तो वो हमारा थर्ड माना है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, है ना। अगर हम आयोग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो थर्ड होगा, और अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है कि वह रोगी के पोषण स्तर की जांच करे तथा सुनिश्चित करे कि उन्हें उचित पोषण मिले और देखभाल मिले, ठीक है। आहार विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है कि वह रोगी की आर्थिक स्थिति की आर्थिक स्तर, अच्छा स्थिति नहीं है, सॉरी वो स्तर है, ठीक है। मेरे को वो स्थिति दिखाई दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। तो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्तर है, स्थिति नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही पोषण की देखभाल योजना बनाए, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है आयोग के हिसाब से, कथन सेकंड सही है और कथन जो फर्स्ट है वो गलत है, ठीक है। ये स्तर है, मैंने स्थिति पढ़ लिया था, मेरी गलती है, ठीक है। ओके। फिर हमारा 134, डैश बीमारी होने का कारण विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है। विटामिन बी, बेरी बेरी, विटामिन B1
यानी कि जिसका नाम क्या रहता है, थायमीन। मोटापा हमारा ओबेसिटी यानी कि ज्यादा ये तो खाना है। और सूखा रोग जो रहेगा रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। 135 जैम व जेली बनाने की प्रक्रिया में पैक्टिन की भूमिका निभाता है। पैक्टिन क्या भूमिका निभाता है, उसको हमारा गाढ़ा करता है। जैम जेली जब हम बनाते हैं तो गाढ़ा करने वाला एजेंट हमारा इसका रहता है। 136 स्टेटमेंट है, बालक के विकास में बुद्धि लब्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बालक के शारीरिक तथा बौद्धिक विकास में लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हमारा कहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बुखार के रोगी को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होगी? जो बुखार का रोगी होगा, उच्च कैलोरी, प्रोटीन तथा तरल पदार्थ और निम्न वसा की आवश्यकता रहती है। हाई कैलोरी, प्रोटीन, फ्लूइड एंड लो फैट की आवश्यकता रहेगी। 138 निम्नलिखित में से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक लाभ नहीं है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का भविष्य में उच्च शैक्षणिक सफलता, बेहतर सामाजिक कौशल या फिर बेहतर भावनात्मक विनिमयन या फिर उन्नत संज्ञानात्मक विकास। तो जो हमारा भविष्य में उच्च शैक्षणिक सफलता रहेगी वो हमारी प्रारंभिक बचपन देखभाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर 139 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत डैश उद्देश्य या भूमिका सम्मिलित नहीं है। यानी कि इसमें किसका पूछा है, FSSA का पूछा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में पूछ रहा है, 2006 में आया था। भोजन के वैज्ञानिक मानकों को निर्धारित करना, भोजन के भोज्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण तथा वितरण को नियमित करना जिससे व्यक्तियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो, या फिर भोजन भोज्य पदार्थों के कच्चे माल की, तैयार माल की तथा बेचने की दर निर्धारित करना। तो जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है ये हमारा भोज्य पदार्थों के कच्चे माल की, तैयार माल की तथा बेचने की दर को क्या करता है, इसको निर्धारित करता है। फिर आता है हमारा 140 निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का परिणाम नहीं? कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, अवरुद्ध विकास, सब ये भी है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली ये भी है, ऊर्जा स्तर में वृद्धि यानी कि इंक्रीज एनर्जी लेवल ये नहीं होगा, और बौद्धिक बधिरता यानी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो हमारा जो ऊर्जा स्तर में वृद्धि है वो हमारा इसका परिणाम नहीं है। 141 पारिवारिक संरचनाओं के संदर्भ में एक पूरक एकल परिवार शामिल है। ठीक है, तो क्या होगा परिवार की संरचनाओं में? केवल माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, बच्चे और माता पिता के एक या अधिक अविवाहित, पृथक या फिर विधवा विधुर रिश्तेदार। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 142 वह अवस्था जिसमें तीव्र वृद्धि तथा बदलाव होता है। जब व्यक्ति लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कौन सा कहलाता है? तीव्र वृद्धि किशोरावस्था हमारी कहलाती है। आयरन की यानी कि लोहे की आवश्यकता किशोर लड़कों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, भरपाई करनी पड़ती है। महिला को गर्भावस्था के दौरान 9 महीने तक शिशु को गर्भ में रखना पड़ता है। किशोर लड़कों की वृद्धि किशोर लड़कियों से धीमी होती है, चयापचय की दर बहुत अधिक है। इसीलिए तो हमारा जो किशोर लड़कियां के बारे में पूछ रहा है ना, कि इसमें गर्भावस्था की बात हो रही है, तो जो मासिक धर्म के दौरान रहती है खून की कमी, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। 144 3 साल की उम्र में बच्चा डैश कर सकता है, क्या कर सकता है? वैकल्पिक पैर का उपयोग कर सीढ़ियां चढ़ सकता है। 145 भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ISI मार्क के, तो इसमें पूछ रहा है ISI मार्क के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, ISI मार्क कम लागत की गारंटी देता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में बिकने वाले उत्पादों के लिए ISI मार्क का उपयोग किया जाता है। ISI मार्क चिन्हित उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट मानकों का अनुपालन करते हैं। जूते व चप्पलों के लिए ISI मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारा नहीं पूछ रहा है, तो जो ISI मार्क है ये हमारा कम लागत की गारंटी देता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 146 भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए भोज्य पदार्थ में से जल को हटाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें, देन व्हेन वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फूड इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ। ठीक है,
द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाया जाता है? पाश्चराइजेशन, फोर्टिफिकेशन, कैनिंग या फिर डिहाइड्रेशन। तो हमने क्या किया इसमें, भोज्य पदार्थ में से जल को हटाया है, तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। और पाश्चराइजेशन हम किस में करते हैं? मिल्क में करते हैं, ठीक है। और फोर्टिफिकेशन क्या होता है हमारा? फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम उससे चीजों को, मतलब कि किसी की जो विटामिन क्वालिटी, उसकी फूड की जो क्वालिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जैसे गेहूं के आटे में हम उसमें विटामिन डी, या फिर हम उसमें नमक डाल के उसको स्वाद को बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा फोर्टिफिकेशन होता है। फिर आता है 147, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है खेल शारीरिक रूप से डैश सक्रिय होते जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, खेल क्या होते हैं? शारीरिक खेल शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते जाते हैं। 149 भाषाई विकास के संदर्भ में एक 3 वर्ष के बालक के लिए विशिष्ट विकासात्मक मील का पत्थर पूछा है, क्या है? यानी कि शब्दों को पहचान लेना, पूर्ण वाक्य बोलना, एक शब्द के वाक्य बोलना, केवल 10-20 शब्द ही बोलना। तो उसके मील का पत्थर क्या रहेगा? पूर्ण वाक्य बोलना। मील का पत्थर यानी कि इसको बोलते हैं हम टिपिकल माइल स्टोन, यानी कि उसके लिए कठिनाई क्या रहेगी? तो वो रहेगी एक पूरा वाक्य बोलने में। 149 स्वास्थ्य देखभाल में रोगियों को बीमारी, चोट, सर्जरी और उचित रिकवरी में मदद करता है। क्या करता है? चिकित्सीय पोषण यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन। फिर आता है 150, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है आपदा विश्लेषण एवं संकट नियंत्रण बिंदु HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट 1971 एक तंत्र है जो डैश पर कार्य करता है। किस पर कर रहा है? हमें पता है, खाद्य जनित आपदा की रिस्क को कम करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरी आज का ये पेपर कैसा लगा? और मैंने ये एक ही बार में सारा पेपर इसको हल कर दिया है। तो हमारे 2024 का स्टेट का टीजीटी लेवल का भी हो गया इसके पहली वाली वीडियो में, और आज की वीडियो में मेरा पीजीटी का पेपर कर दिया है, ठीक है, हल कर लिया है हम लोगों ने। तो इसके बाद जो हमारा कल रहेगा वो हम 2023 का करेंगे टीजीटी का पेपर। तो आई होप आप लोगों को ये जो मेरी क्लास है अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं आगे के क्लास के लिए। थैंक यू।